हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की जो पार्ट हमने शुरू की है आईसीएआर और यूपीएससी के लिए, ये प्रीलिम्स लेवल के प्रिपरेशन के लिए है और इसका आज पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मनी ऐप का फुल फॉर्म मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। उसमें जहाँ पर मैंने बोला था मनी, उसको आप कर लो मोबाइल, तो आप कर लो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देखें, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा मनी के बारे में, मनी सर्कुलेशन के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो को देखें और बताएं कि वीडियो कैसा लगता है, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें वीडियो के बारे में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट में मनी जो है उसकी सप्लाई और डिमांड किस तरह से बनाई जाती है। सप्लाई एंड डिमांड। अब आप लोग सोचते होंगे कि महंगाई बढ़ती है, महंगाई घटती है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव मनी के सप्लाई से ही जुड़ा हुआ है। और इस सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ये कहता है कि हाउ मनी सप्लाई अफेक्ट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट्स एंड लोन। इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मनी के बारे में जनरल पब्लिक, मनी के बारे में जनरल पब्लिक की क्या सोच होती है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो अगर मनी की चर्चा करें तो मनी के बारे में 3 मोटिव होता है पब्लिक का, और ये 3 मोटिव आया कहां से। ये 3 मोटिव आता है जॉन माइनर्ड केन्स के बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 की थी। इसमें 3 तरह की थ्योरी की बात उन्होंने की। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। अब हम लोग अपने पास कैसे, इसलिए कि अब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्या हम लोग इसी भरोसे रहते हैं कि हम यूपीआई से पेमेंट कर लेंगे या क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे। नहीं, उसके भरोसे हम नहीं रहते, हम कैश रखते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हर जगह यूपीआई हमें मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, हमारा फ़ोन कब तक हमारा साथ देगा इसकी कोई गारंटी होती नहीं है, बैटरी डाउन हो सकता है, नेटवर्क नहीं होगा, तो इसीलिए हम अपने पास क्या रखते हैं, कैश रखते हैं। इसी तरह जनरल पब्लिक भी अपने पास कैश रखना पसंद करते हैं। कैश हम लोग रखना पसंद क्यों करते हैं, इसका सबसे आसान जवाब क्या हो सकता है, जरा सोचिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सबसे आसान जवाब है ये लिक्विड ज्यादा है। क्या है ये? हाईली लिक्विड है। इसको अगर हम कह सकते हैं क्या है, हाईली लिक्विड। मतलब अगर आपको कोई सामान खरीदना है, इफ यू वांट टू परचेज समथिंग इन मार्केट, तो आप आसानी से कैश का यूज करके खरीद सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई दुकानदार आपको कहे आई हैव डोंट हैव एनी पीओएस मशीन, तो हम कार्ड नहीं लेंगे, या मेरे पास नेटवर्क नहीं है तो हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास कैश है तो वो आसानी से आपको किसी तरह का भी ट्रांजेक्शन करने में मदद करेगा। दैट इज वाई कैश इज कॉल्ड हाईली लिक्विड एसेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव की चर्चा अभी हमने की। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है कि प्रिवेंशन, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं हो सकता है हम बैंक नहीं जा पाए या वगैरह वगैरह, तो हम प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए कुछ पैसे घर में जमा कर कर रखते हैं। ऑब्वियसली सबके घर में 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, इस तरह से जो भी उनका डेली खर्च है उसके बेसिस पे अपने घर में आप पैसे रखते हैं आकस्मिक खर्च के लिए, क्योंकि आकस्मिक खर्च में आप बैंक जाएंगे नहीं। और तीसरा होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, वो पैसे को होल्ड करके रखते हैं। पैसे को होल्ड करके क्यों रखते हैं? वो इंतजार करते हैं कि कब मार्केट बढ़ने का सिस्टम आएगा, उस समय हम पैसा लगाएंगे। जब मार्केट बढ़ेगा उस समय हम पैसा लगाएंगे। इसको हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। ओके, अब ये 3 चीज हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें एक और आता है, तो डिस्कस करने से पहले मैं जरा एक नया स्लाइड ले लूं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ये फैक्टर है कि बैंक के लिए एसेट क्या होगा और बैंक के लिए लायबिलिटीज क्या होगी। बैंक के लिए क्या एसेट होगा, बैंक के लिए क्या लायबिलिटी होगी। तो बैंक के लिए एसेट क्या हो सकता है, आपके लिए एसेट क्या होगा। एसेट्स और लायबिलिटी सबसे पहले समझते हैं। एसेट जिस लाइक एक कंपनी की हम एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी के लिए एसेट वो चीज होगी जिसको वो यूज कर कर अपना प्रोडक्शन कर सकती है, यूज कर कर अपना प्रोडक्शन कर सकती है। अब एसेट क्या होगा, एक बड़ी मशीन अगर कंपनी के पास है तो वो कंपनी की एसेट है, उससे वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकती है। लेकिन अगर वही मशीन खरीदने के लिए
वो कंपनी लोन लेती है, अगर वही मशीन खरीदने के लिए वो कंपनी लोन लेती है तो कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। या अगर हम मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं तो क्या हो गया, हमारा लायबिलिटी है किसके प्रति, बैंक के प्रति, हमें वो पैसे चुकाने हैं। लेकिन बैंक को वो पैसे मिलेंगे, बैंक के लिए वो पैसे मिलेंगे, तो लोन जो हो गया वो बैंक के लिए एसेट हो गया। लोन क्या हो गया, वो बैंक के लिए एसेट हो गया। इसके अलावा बैंक इन्वेस्टमेंट्स करती है, बैंक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स करती है, एडवांस प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, तो ये बैंक के लिए क्या हो जाता है, एसेट, क्योंकि ये बैंक को इंटरेस्ट के साथ प्लस इंटरेस्ट वापस आएगा, ये बैंक को प्लस इंटरेस्ट वापस आएगा। हाँ, विजय माल्या जैसे लोग लेके नहीं भागेंगे तब आएगा। तो ये क्या हो जाता है, इंटरेस्ट मिल के आएगा, दैट इज द एसेट फॉर द बैंक। और लायबिलिटी क्या होगी, जो हमें चुकाना है, हमें चुकाना है लोन, तो हमारे लिए लोन लायबिलिटी हो गया, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट हो गया, तो बैंक के लिए लायबिलिटी क्या हो गया, तो बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया जो फिक्स डिपॉजिट हम बैंक के पास रखते हैं, या जो रेकरिंग डिपॉजिट हम बैंक के पास रखते हैं, या हम अपना पैसा बैंक में जमा रखते हैं ताकि हमें हायर रिटर्न्स मिले, तो वो हमारे बैंक के लिए हो जाती है लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि जब भी हमें जरूरत होगी इन पैसों की तो हम बैंक जाएंगे और बैंक से कहेंगे गिव मी माय मनी बैक, गिव मी माय मनी बैक, और बैंक को वो मनी विथ इंटरेस्ट वापस करना, विथ इंटरेस्ट वापस करना होगा। अब आप देख रहे हैं कि एसेट साइड में जो पैसा है बैंक के पास उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन लायबिलिटी साइड में उसको पैसे चुकाने भी हैं और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। इसके अलावा ये जो होता है ना रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ये होता है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी क्या क्यों होता है, क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए हम अपनी मनी पार्क करते हैं बैंक में। ऐसा नहीं है कि आज फिक्स डिपॉजिट किया कल जाकर बैंक को कहेंगे कि मेरा फिक्स डिपॉजिट हमें वापस करो। नॉर्मली हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 7 दिन के लिए भी लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वो एटलीस्ट फिक्स टाइम इंटरवल के लिए होता है, इसलिए इसे हम टाइम लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर। और एक होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी क्या होता है कि आपके पास सेविंग बैंक का अकाउंट होगा या करंट बैंक अकाउंट होगा या डिमांड ड्राफ्ट आप बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ये जो चीज है इसमें क्या है, बैंक को तुरंत पैसे देने हैं। इसमें बैंक ये नहीं बोल सकता है कि आप 2 साल के लिए फिक्स किए थे तो आपको शाम तक पैसा मिलेगा। जब मैं डिमांड करूंगा, अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो एटीएम से जब आप पैसे निकालते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप अभी एटीएम कार्ड डालें और 1 घंटे बाद आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। आप जैसे ही कार्ड डालते हैं और पिन इंटर करते हैं और जितना अमाउंट आप चाहते हैं वो आपको एट द टाइम बैंक इशू करवाती है, एट द टाइम बैंक आपको प्रोवाइड करती है। अगर बैंक के पास उतनी रकम नहीं है तो बैंक कहीं से इंतजाम करके आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन बैंक की ये लायबिलिटी है कि वो आपको पैसे टाइम पे दे। यही कारण है कि ये बैंक की लायबिलिटी होती है और इसे हम डिमांड लायबिलिटी कहते हैं। जब डिमांड होगा तब बैंक को वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल था हाउ मनी सप्लाई अफेक्ट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड लोन। चलिए एक कहानी देखते हैं। कहानी क्या, एग्जांपल है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या कहा गया था कि आपके पास जो भी पास में मनी है, इसके पास पब्लिक के पास जो भी पास में मनी है उसे कहां डिपॉजिट करना था, बैंक में डिपॉजिट करना। अब हुआ क्या, देखिए ध्यान समझिएगा। हुआ ये कि अब हमारा सारा पैसा पहुंच गया बैंक में। अब बैंक के पास पैसे का लग गया ढेर, बैंक के पास पैसे का लग गया ढेर। अब जब बैंक के पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो बैंक को चुकाना होगा इंटरेस्ट, बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब बैंक के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, बैंक के लिए क्या हो गई थी, इतना सारा पैसा जब बैंक में जमा हुआ तो बैंक के लिए प्रॉब्लम हो गई थी। तो अगर ये नॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि बैंक के पास बहुत सारी मनी हम लोग जमा करते हैं, तो बैंक क्या चाहेगी, क्योंकि बैंक को उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो बैंक इंटरेस्ट कमाने के लिए इस मनी को एज ए लोन इशू करेगी। अब इस मनी को बैंक का जब एज ए लोन इशू करेगी तो ऑब्वियसली वो 12% या 15% इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि लोग तब लोन लेंगे नहीं, तो बैंक इंटरेस्ट रेट को 7% 8% तक रिड्यूस कर देगी। लेकिन जैसे ही लोन रिड्यूस होता है तो आपने देखा होगा कि आपके बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता था नॉर्मली, वो भी आज घटकर 3.5 या 3% हो चुका है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसे बढ़ गए, जिसके कारण बैंक को लोन का इंटरेस्ट कम करना पड़ा। अब बैंक को अगर लोन में इंटरेस्ट कम आएंगे
तो बैंक हमें इंटरेस्ट हमारे डिपॉजिट पे कम देगी, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट हो, ठीक है, या डिमांड डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं। तो ये सिस्टम एक चलता है। अब होता क्या है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, बैंक कैसे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाती है? अब बैंक अगर सस्ता लोन प्रोवाइड करेगी, बैंक अगर चीप लोन प्रोवाइड करती है, तो क्या होगा? मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। अब आपके पास अभी 1000 रुपया है और आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो 1000 रुपया में मिल रहा है। अब मार्केट में जब पैसा इंक्रीज होता है तो अब आपके पास 1100 रुपया है, लेकिन सामान अभी भी 1000 रुपये का ही है। तो क्या होगा? इसका डिमांड, इस सामान का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास 1100 हो रहा है तो हर व्यक्ति के पास 1100 होगा। अब हर व्यक्ति चाहेगा कि ये सामान हम ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करें, लेकिन सामान की सप्लाई मार्केट में नहीं बढ़ती है, सामान की सप्लाई मार्केट में उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सामान का दाम बढ़ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि ओनियन के दाम पिछले 2 साल में लगातार 100 के पास पहुंचे। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ओनियन का दाम 100 रुपया हुआ क्यों। अब देखिए, ओनियन तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एकाएक सप्लाई बढ़ जाएगी या एकाएक घट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, जो ये कच्चा पदार्थ है इसका सप्लाई एकाएक मार्केट में बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। तो अगर मार्केट में ओनियन की सप्लाई घट जाए, आज मान लीजिए मार्केट में 10 लाख किलो ओनियन है, एकाएक इसका सप्लाई घटकर 5 लाख किलो हो जाए, एकाएक इसका सप्लाई घटकर 5 लाख केजी हो जाए, तो क्या मार्केट में जो ये लोग हैं, मार्केट में जो पीपल हैं, क्या वो ओनियन खाना बंद करेंगे? नहीं, ओनियन तो खाएंगे। अगर ये ओनियन खाएंगे तो फिर ओनियन लाएंगे कहां से? ओनियन लाने का कोई ऑप्शन तो है नहीं कि सरकार ने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट में और ओनियन बढ़ गया, ऐसा तो होने वाला नहीं। जब प्रोडक्शन होगा तो ओनियन आएगा। तो अब 5 लाख केजी ओनियन में ही इन सबको काम चलाना है, जो कि 10 लाख केजी में चला रहे थे, लेकिन इनके पास जो मनी है ना, वो चेंज नहीं हुआ। ऑनियन मार्केट में घट गया, लेकिन इनका मनी तो जैसे का तैसा है। तब ये कहेंगे कि मैं 20 रुपये किलो ओनियन खरीदता था, मेरे से आप 30 रुपये किलो ले लो, लेकिन मुझे 1 केजी ओनियन दो, मुझे 1 केजी ओनियन प्रोवाइड करो। इसके कारण क्या होता है कि मार्केट में चीजों का सप्लाई अगर घट जाता है और उसकी डिमांड बनी रहती है तो उसका दाम इंक्रीज कर जाता है, उसका दाम इंक्रीज कर जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं। कोरोना के समय लोगों ने कहा कि आप हेलीकॉप्टर मनी सप्लाई लाइए, मतलब मार्केट में इतना पैसा डाल दीजिए कि सब खुश हो जाए। आप लोग भी सोचे होंगे कि सरकार हमें पैसे क्यों नहीं दे रही है ढेर सारा। अब देखिए होगा क्या, अगर मार्केट में सरकार पैसे देगी कहां से? सबसे पहले सरकार पैसे लाएगी कहां से? तो सरकार पैसे या तो प्रिंट करेगी। अब सरकार अगर मार्केट में पैसे प्रिंट कर कर डालती है तो मान लेते हैं कि 130 करोड़ में सरकार ने सबको एक 10-10 हजार रुपये प्रोवाइड कर दी। अब अगर सरकार 10-10 हजार रुपये सबको प्रोवाइड करेंगी तो हर आदमी के पास ये 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन क्या मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, क्या वो इस रफ्तार से बढ़ेगा कि ये एक्स्ट्रा 10 हजार के लिए भी मार्केट में सामान हो? नहीं, वो ऐसा नहीं होने वाला। तो इस केस में क्या होगा कि मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी, चीजों का दाम बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं लेकिन सामान नहीं है खरीदने को। हमारे पास पैसे हैं लेकिन सामान नहीं है खरीदने को, तो क्या होगा? सामान का दाम इंक्रीज कर जाएगा। तो यही रीजन है कि इन्फ्लेशन मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है और इंटरेस्ट रेट भी मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या। तो मनी मल्टीप्लायर होता यह है कि जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, whenever we deposit some money in बैंक, तो बैंक क्या करती है? बैंक उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेती है। जैसे लाइक मान लीजिए 100 रुपया हमने डिपॉजिट किया, समझते हैं, 100 रुपया हमने डिपॉजिट किया, बैंक उसमें से 10 रुपया रख ली। ऐसा बैंक को रखने के लिए आरबीआई ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा समय आए बैंक के पास सारे पैसे खत्म हो जाए, तो सारा पैसा बैंक लोन में लगा दे। तो कोई टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट के लिए पैसा मांगने जाएगा तो बैंक उस समय हमें पैसा नहीं दे पाएगी। इसके लिए बैंक के पास कुछ पैसे रखने होते हैं, सीआरआर और एसएलआर, उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब मनी मल्टीप्लायर को समझते हैं कि 100 रुपया हमने बैंक में जमा किया, बैंक ने 10 रुपया रखा और 90 रुपया लोन में लगा दिया। अब ये 90 रुपया का लोन किसी के लोन अकाउंट में पड़ा हुआ है,
तो बैंक क्या करेगी, उसमें से 10% 9 रुपया रखेगी, फिर बचा हुआ 81 रुपया लोन में लगा देगी। इसी तरह बैंक काम करती है। इसी तरह बैंक का जो काम करती है, तो जो पैसा आपने 100 रुपया लगाया था, जो पैसा आपने 100 रुपया लगाया था, वो 900 हो जाता है मार्केट में। वो मार्केट में घूमते घूमते क्या हो जाता है, 900 होता है। इसे ही मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। जितना कम ये इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा, CRR SLR जितना कम होगा, मनी में मनी सप्लाई उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए रिजर्व बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या CRR SLR को बढ़ाती घटाती रहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब रिजर्व बैंक नॉर्मली CRR को इंक्रीज करेगी, आप सोचिए CRR अगर बढ़ेगा तो बैंक को ज्यादा पैसा पार्क करके रखना पड़ेगा। यहां पे अगर CRR बढ़ता है और बैंक ज्यादा पैसा पार्क कर रखती है, तो कम लोन देगी। कम लोन देगी तो मार्केट में मनी कम हो जाएगा। लेकिन अगर रिजर्व बैंक CRR को कम कर देती है, तो बैंक को अब कम पैसा पार्क करके रखना है, तो बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। और जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, और मार्केट में मनी सप्लाई घटेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। ये सिस्टम चलता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में बढ़ेगा, मतलब मनी ज्यादा मल्टीप्लाई कब होगा। इंक्रीज इन CRR, अभी हमने देखा कि जब CRR बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, चलिए इसको भी मान सकते हैं, हो सकता है। इंक्रीज इन SLR, अब देखिए अगर SLR भी एक तरह का वैसा ही है जैसा CRR है, तो अगर SLR बढ़ता है तो बैंक को ज्यादा पैसा डिपॉजिट करके अपने पास रखना पड़ेगा। अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे SLR CRR के बारे में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ज्यादा पैसा डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, तो फिर मार्केट में वो कम लोन देगी, तो ऑब्वियसली मनी मल्टीप्लायर घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अब पॉपुलेशन बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर बढ़े, ऐसा कोई संभव नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग हैबिट लोगों का बढ़े। तो इसका सही जवाब होगा इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर लोग ज्यादा बैंक में जाएंगे, ज्यादा बैंक में पैसा जमा करेंगे, ज्यादा बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे, तो बैंकों के पास ज्यादा मनी सर्कुलेशन में आएगा और मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। अब बात आती है लिक्विडिटी की। उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं CRR और SLR के बारे में। CRR और SLR के बारे में तो सबसे पहले देखेंगे कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। और SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। CRR जो है ना, वो बैंकों को, कौन से बैंक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कहां रखना पड़ता है, SBI, HDFC, इन सब बैंकों को रखना है, प्राइवेट है सरकारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो CRR बैंकों को रखना पड़ता है RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक। और जिसपे रिजर्व बैंक नो इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है, बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। और अभी का CRR 3%, कितना परसेंट है, 3%। अब बात आती है SLR की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब यह होता है कि बैंक को कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स के रूप में एक फिक्स अमाउंट, मान लीजिए 18%, अपने पास रखना है। किसके पास रखना है, खुद के पास रखना है, खुद के पास रखना है। अब खुद के पास रखने से फायदा यह होता है कि इस पर बैंक पैसे कमा सकती है, लेकिन जो CRR होता है उस पर बैंक पैसे नहीं कमा सकती। अब आप सोचिए कि अगर बैंक को 18 + 3 21% बचा के रखना है, तो क्या बैंक लोन कितना देगी। अब अगर 100 रुपया हम जमा करते हैं तो बैंक 79 रुपीज पे ही लोन प्रोवाइड करेगी। अब मान लीजिए रिजर्व बैंक इसे बढ़ा दे, इसे 25% कर दे, एक अज्यूम करते हैं इसे, एक समय ये 40% भी था, तो जैसे ही इसको बढ़ाया जाएगा मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी, जैसे इसे बढ़ाया जाएगा मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी। और सरकार जो है, समझिएगा, सरकार जो है अपने पास पैसे लाने के लिए भी ये काम करती है। अब देखिए SLR में बैंक को रखना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट सेल करती है RBI के थ्रू, इसके थ्रू
आरबीआई के थ्रू ई कुबेर प्लेटफॉर्म से, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रिजर्व बैंक का, वहां से रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है। इसके लिए होता क्या है थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन लेते हैं। देखिए होता क्या है, अब बैंक, रिजर्व बैंक से भारत सरकार ने बोला कि आप हमें 1 लाख करोड़ रुपया दो। रिजर्व बैंक से भारत सरकार ने बोला कि आप हमें 1 लाख करोड़ रुपया दो। अब रिजर्व बैंक देगी कहां से, या तो नोट छाप के देगी, या और तरीका से तो गवर्नमेंट बोली कि हम आपको इस पे 8% ब्याज देंगे, 8% इंटरेस्ट देंगे। 1 लाख करोड़ दो, हम आपको 8% देंगे, आप हमको 1 लाख करोड़ रुपया दो 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब रिजर्व बैंक इशू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कौन सकता है, बैंक खरीद सकती है, म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदती है, हम और आप नहीं खरीद सकते। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करेगा, 8% से मिलेगा। तो रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज की 1 लाख करोड़ की, 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक गई। अब ये 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बिकी, ये कहां से बिकेगी, ये इस एसएलआर की जो बात मैंने यहां की थी वहीं से बिकेगी। यहां जो एसएलआर है इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है यहीं बिकेगी। अब मान लीजिए कि रिजर्व बैंक एसएलआर की 18 से 20 कर दे, तो बैंक को अब 2% एक्स्ट्रा एसएलआर चाहिए। अब इस 2% एक्स्ट्रा एसएलआर के लिए बैंक क्या करेगी, बैंक हमें सीधा क्या करेगी, सिंपल सी बात है, बैंक वो सिक्योरिटी खरीद लेगी। बैंक वो सिक्योरिटी 20,000 करोड़ का खरीद लिया। अब बच गया 80,000 करोड़, बच क्या गया 80,000 करोड़ रिजर्व बैंक के पास। अब रिजर्व बैंक का 80,000 करोड़ बिका नहीं, तो रिजर्व बैंक अपने पास 80,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लेगी और उतना का नोट छाप के आरबीआई इसको दे देगी, गवर्नमेंट को दे देगी। अब ये चक्कर चलता है किस तरह से, उसको थोड़ा समझिएगा। अब आप सुनते होंगे कि रिजर्व बैंक ने अपने इनकम का एक पार्ट भारत सरकार को इतना लाख करोड़ दे दिया। देखो ये इतना लाख करोड़ आया कहां से, ये इतना लाख करोड़ आता भी गवर्नमेंट को थ्रू ही है। अब गवर्नमेंट जो 8% देगी वो 80,000 करोड़ पे, वो किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास। और रिजर्व बैंक की वो कमाई है, वो रिजर्व बैंक की प्रॉफिट। और रिजर्व बैंक को अपनी प्रॉफिट का डिविडेंड किसको देना है, रिजर्व बैंक को अपनी प्रॉफिट का डिविडेंड देना है गवर्नमेंट को। तो ये पैसा का चक्कर घूमता रहता है, ये पैसे का चक्कर घूमता इसी तरह रहता है। इसी बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एसएलआर। एसएलआर के बारे में बताइए। टू मीट एसएलआर कमर्शियल बैंक मस्ट कीप कैश ओनली। अभी हमने देखा कि एसएलआर के लिए सिर्फ कैश नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, बॉन्ड्स सब रखा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एसएलआर मेंटेन्ड बाय द बैंक विद देमसेल्फ, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एसएलआर रिस्ट्रिक्ट द बैंक लिवरेज इन पंपिंग मोड। अब देखिए हमने बताया था कि एसएलआर अगर ज्यादा होगा तो बैंक कम लोन देगी, मतलब उतना पैसा बैंक को अपने पास रखना है, चाहे जिस फॉर्म में रखे, तो बैंक लोन कम देगी। तो क्या ये बैंक का मार्केट में पैसा डालने की कैपेसिटी को कम करता है, बिल्कुल करता है। तो सही जवाब होगा सी, 2 एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस एसएलआर बाय 50 बेसिक पॉइंट। अभी हमने बताया कि अगर एसएलआर घटेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। समझिएगा, एसएलआर घटेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, हम लोन लेंगे। अब हम लोन लेंगे तो कब हम लोन लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट लोन का घटेगा या बढ़ेगा। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम ज्यादा लोन लेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा होता तो रिजर्व बैंक कब का भारत का जीडीपी ड्रास्टिकली ग्रोथ कर लेते, ये गलत हो गया। दूसरा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल। तो एसएलआर घटने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग। अभी हमने बताया कि अगर एसएलआर घटता है तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा मार्केट में डालने के लिए, लोन देने के लिए। और लोन तभी हम लेंगे जब हमारे लिए लोन का रेट सस्ता हो, जब हमारे लिए लोन का रेट सस्ता हो। तो इसका जवाब यही होगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक कट कर सकती है लैंडिंग रेट। उसके बाद है ऑप्शन, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस। ड्रास्टिकली कुछ होता नहीं है। अब बात आती है बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक रेट होता क्या है, तो ये चारों चीज जो है ना, इस चार में ये 3 चीजें हैं, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एंड रेपो रेट। ये एक तरह का लोन है, ये एक तरह का लोन रेट है जो कि रिजर्व बैंक लेती है जो उससे लोन लेता है। अब उससे लोन लेता कौन, रिजर्व बैंक से लोन लेगा कौन, तो रिजर्व बैंक से लोन लेगा बैंक, बैंकर्स बैंक है रिजर्व बैंक, तो बैंक लोन लेगी रिजर्व बैंक से। गवर्नमेंट लेगी रिजर्व बैंक से लोन, गवर्नमेंट लेगी रिजर्व बैंक से लोन।
स्टेट गवर्नमेंट लेगी रिजर्व बैंक से लोन। ठीक, अब किस तरह से बैंक रेट काम करता है ये देखते हैं। बैंक रेट जो है ये 2012 से चल रहा है और इसके लिए कोलेट्रल की जरूरत हो भी सकती है। अब कोलेट्रल बैंक क्या देगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। कोलेट्रल बैंक के पास क्या है? टेबल कुर्सी तो नहीं देगी रिजर्व बैंक को कि मेरी टेबल कुर्सी आप रख लो, इसके बदले में हमें पैसा नहीं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती हैं बैंक्स, वही रखती हैं रिजर्व बैंक के पास अगर उन्हें लोन की जरूरत होती है। और आजकल बैंक रेट नहीं, आजकल रेपो रेट चलता है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। एमएसएफ क्या होता है? बैंक क्या करती है? अपनी एसएलआर की सिक्योरिटी को प्लीज करती है और लोन इश्यू करती है। और ये लोन इमरजेंसी बोर्डिंग होता है। इमरजेंसी बोर्डिंग होता क्या है? जस्ट लाइक कि बैंक को ना सीआरआर, एसएलआर ये सब मेंटेन रखना है, या बहुत सारे लाइबिलिटीज हैं जो बैंक को मेंटेन करने पड़ते हैं। अब बैंक अगर नहीं कर पाती है उस लाइबिलिटीज को मेंटेन, तो उस केस में बैंक को लोन लेना पड़ता है। उस केस में बैंक को लोन लेना पड़ता है। तो वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 14 दिन, मतलब मैक्सिमम 14 दिन का लोन इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो उसे ही हम एमएसएफ कहते हैं। और रेपो रेट में भी यही कहानी है। रेपो रेट में भी कहानी कौन है? क्लाइंट कौन होता है? बैंक होता है, और नॉन बैंकिंग एंटिटीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट को मान लीजिए बैलेंस नहीं हो रहा है, खाता बैलेंस गवर्नमेंट का नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट का खाता बैलेंस नहीं हो रहा है लेकिन खाता बैलेंस करना है, तो उस केस में क्या करेगी? बैंक लोन लेगी। लोन कहां से लेगी? बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेगी। तो रिजर्व बैंक से जब बैंक लोन लेगी तो रेपो रेट से उन्हें लोन मिलेगा। ठीक है, और ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए। ऐसा नहीं है कि 15 साल 20 साल के लिए लोन इस तरह से लिया जाएगा। ओके, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट ऑब्वियसली रेपो रेट का उल्टा। रेपो रेट का उल्टा मतलब रेपो रेट क्या हुआ? बैंक ने या गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया तो आरबीआई को इंटरेस्ट दिया, लेकिन अगर हम अपना पैसा नहीं, बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है, आइदर सीआरआर के अलावा, तो रिजर्व बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। रिजर्व बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, इसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct about repo rate? रेपो रेट के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन। ऑब्वियसली ये ओवरनाइट लोन के लिए मैंने बताया 14 दिन मैक्सिमम। इट इज द इंटरेस्ट रेट पेड बाय कमर्शियल बैंक ऑन, ऑब्वियसली अगर चार्ज करेगा रिजर्व बैंक तो कमर्शियल बैंक को चुकाना पड़ेगा, ये भी सही है। इट इज द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ऑब्वियसली दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। इट इज ए कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। नहीं, ये कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। इसका सही स्टेटमेंट होगा डी आंसर है, इसका सही स्टेटमेंट ए बी सी है। अब बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अभी मैंने बात की थी कि कैसे रिजर्व बैंक काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ, उसको एक बार मैं फिर से देख लेता हूं क्वेश्चन के साथ, जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बोरोइंग बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई नहीं। लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बिल्कुल नहीं। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, अब कहां से होता है? मैंने बताया था ई कुबेर प्लेटफॉर्म से। ई कुबेर प्लेटफॉर्म से ये सारा सेल एंड परचेज होता है। इसका सही जवाब होगा सी। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब ओपन मार्केट में जब रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक कब सेल और परचेज करेगी, थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब मार्केट में मनी ज्यादा है, मार्केट में पैसे ही पैसे हैं, तो मार्केट से पैसे को निकालने के लिए सरकार क्या करेगी? हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दिया, मतलब पेपर दे दिया, पैसे ले लिए, पेपर दे दिया और पैसे ले लिए, तो मार्केट से पैसा क्या होगा? घट जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल। मजा आया? चलिए आगे बढ़ते। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन घट गया है, मतलब इन्फ्लेशन 2% से चल रहा है, तो 2% का इन्फ्लेशन भी गड़बड़ है। इन्फ्लेशन 2 से 6% तक होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन अगर 2% से नीचे जा रहा है मतलब मार्केट में मनी कम है, मार्केट में मनी कम है या पब्लिक कम खर्च करना चाहती है। इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बेची थी वो खरीद लेगी। अब किसके थ्रू खरीदेगी? रिजर्व बैंक के थ्रू। रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया। अब रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो क्या करेगा? मार्केट में पैसा डाल देगा। अब जब मार्केट में रिजर्व बैंक पैसा डालेगा तो इन्फ्लेशन, लोगों के पास पैसे आएंगे और लोग पैसे खर्च करेंगे और इन्फ्लेशन
कंट्रोल में आ जाएगा, जो घट रहा था, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ने लगे। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ना या घटना दोनों जरूरी है। इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत घट जाता है इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन का एक लिमिट अंतराल में बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। इन्फ्लेशन नहीं है इसका मतलब इकोनॉमी स्लो है, इकोनॉमी स्लो है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई? मार्केट में मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा अभी मैंने बताया, ऑप्शन देखते हैं। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। अब अगर सेंट्रल बैंक हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेती है तो मार्केट में क्या डालेगा? पैसा। तो मनी सप्लाई बढ़ा, बिल्कुल सही, मनी सप्लाई बढ़ गया। दूसरा, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक। अगर पब्लिक डिपॉजिट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोन इशू होगा, तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। बोरोइंग व गवर्नमेंट बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर गवर्नमेंट बोरो करती है सेंट्रल बैंक से तो क्या होगा? मार्केट से पैसा खिंचाएगा, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट करेगी क्या? फिर मार्केट में लोगों को देगी, तो इससे भी सप्लाई बढ़ता है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक, अगर पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे तो मार्केट से पैसा खींच लेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट 100% परफेक्ट नहीं है, तो इसका सही स्टेटमेंट होगा 1 एंड 2। 1 एंड 3 होगा, फिर से बता देता हूं। परचेज अगर करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक तो मार्केट में पैसा बढ़ता है। अगर बोरो करती है गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली बोरो करेगी खर्च करने के लिए, तो भी मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा 1 एंड। अब बात आती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या? एक तो बैंक को क्या रखना है? 3% CRR रखना है। अब बैंक को 18% का SLR रखना है, तो टोटल हो गया 21%। इसके अलावा बैंक जो लोन देगी ना, बचा हुआ 79 रुपया, इस 79 रुपया में से भी बैंक को 40% क्या करना होगा? प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं? वीकर सेक्शन, जैसे SC ST हो गई। SC ST कम्युनिटी को वीकर सेक्शन माना जाता है, वुमेन को वीकर सेक्शन माना जाता है, तो उनको अगर लोन बैंक देती है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। उसके अलावा फार्मर्स को जो लोन प्रोवाइड होगा वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा माइक्रो इंटरप्राइजेस, छोटे इंटरप्राइजेस हैं, खादी उद्योग या छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग, उनको अगर बैंक लोन देती है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है। तो हर सेक्टर के लिए RBI अलग अलग दिशा निर्देश निकालती है कितना किस सेक्टर में लोन देना है, बट इतना लोन बैंक को देना अनिवार्य है। अगर इस साल बैंक लोन नहीं देती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो चला जाता है कहाँ? वो चला जाता है नाबार्ड के पास, वहां से वो फिर इशू करता है लोन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है लास्ट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक इन इंडिया क्या कंस्टिट्यूट करता है? PSL में क्या क्या कंस्टिट्यूट अभी हमने देखा। एग्रीकल्चर, इसका ऑप्शन था एग्रीकल्चर। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, तीसरा ऑप्शन है वीकर सेक्शन, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल, वीकर सेक्शन में कौन आता है? SC ST, वुमेन, फिजिकली चैलेंज पर्सन, ये सारे माइक्रो सेक्टर लैंडिंग में आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।